हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 130 रुपए से भी नीचे आ चुका है, आज भी गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है। 27% का डिक्लाइन है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट जो पहले बहुत बड़े मेजर फॉल्स थे वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करता है, वापस गिरता है, अटेम्प्ट करता है, वापस गिरता है। ये बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 130 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक महीने में गिरावट ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब पिछले साल नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, खुलते ही 50 पे खुला था और एंड ऑफ द डे 60 रुपए पर गया था। फिर एक बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, 209 रुपए के लेवल पर मतलब ये गया था। इंट्राडे में और ऊपर था ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये 180 रुपए से ऊपर निकला था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके नहीं है, जब गिरेगा तो संभलने का मौका भी किसी को नहीं मिलेगा। और अभी भी अगर आप देख रहे हो तो गिरावट ही है। हालांकि 4-5 दिन इसने अटेम्प्ट करा है किसी एक लेवल पर रुकने का, देखते हैं कि यहाँ पर ये वाकई में रुक पाता है कि नहीं। और अगेन 4-5 दिनों का जो ग्राफ है उसको हम सही नहीं, मतलब ये मानना कि बेस बन रहा है, ये जल्दबाजी होगी। यहाँ पर कुछ दिन और इसको देखना रहेगा कि यहाँ से कहीं ये और नीचे ना चला जाए। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी को लेकर तो देखो कंपनी जो है वो एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठी ज़रूर है, क्योंकि देखो 32 रुपए का आईपीओ प्राइस कोई इतना भी नहीं छोड़ के जाता कि 200 का प्राइस जस्टिफाई कर पाए। तो जाहिर सी बात है गिरावट एक्सपेक्टेड थी। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी पहले, वो बिकवाली में तब्दील होती नजर आई। यहाँ पर अगर आप कंपनी का काम है भैया लोन, मतलब जो लोन वगैरह देना उन कंपनी को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। अगर आप देखो यहाँ पर तो अपने जो लोन पोर्टफोलियो का 30% का अलोकेशन इन्होंने सोलार में किया है। विंड में इनका अलोकेशन तकरीबन 23% का है। स्मॉल हाइड्रो में अगर आप देखो तो तकरीबन 12 से 13% का अलोकेशन इनका देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली पैसा इन्होंने मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जनरली रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी को कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस सेक्टर में और कंपनीज आएगी जिसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो बढ़ने ही वाला है फ्यूचर में। लेकिन ये कहना कि भाई साहब सारा का सारा सिक्योर्ड लोन होगा, ये भी सही नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो सरकार को देंगे चलो वो तो सिक्योर्ड हो जाएगा, लेकिन जो कंपनीज को दिया जाएगा वो डेफिनेटली एक अनसिक्योर्ड लोन में ही काउंट होगा और कुछ नए प्लेयर्स भी आएंगे। और दूसरी बात है कि इनकी कोई मोनोपोली नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी जो भी कंपनी है कि वो इन्हीं से लोन लेगी, जी नहीं, इनकी कोई मोनोपोली नहीं है। आरईसी जो कि एक सरकारी कंपनी है वो भी इस सेक्टर में ही है। तो आने वाले टाइम में और कंपनीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप वॉल्यूम देखोगे इसके तो 86 लाख से भी ज़्यादा के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए कंपनी के। कंपनी का जो हाई था वो 215 रुपये के करीब का था, लो था वो 50 रुपये का था। ये वो प्राइस है जिस पर ये ओपन हुआ था आईपीओ के टाइम पर। और इसका जो मार्केट कैप है वो 34 से 35 हज़ार करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मैं अभी भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी भी एक लेवल पर जब तक एक बेस नहीं बनता है तब तक यहां पर बाई तो पहली चीज़ नहीं करना चाहिए। कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड अभी पे नहीं कर रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, लेकिन डेफिनेटली ये पे करेंगे, क्योंकि सरकारी कंपनी जो भी अच्छा खासा मुनाफा कमाती है वो डिविडेंड पे आउट ज़रूर करती है। इनका भी अगर आप प्रॉफिट देखो तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी और अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर आया ज़रूर है। कंपनी अगर आप देखो वैल्यूएशन मैटर करता है, ठीक है। मानता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनीज है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ छुपा है उनमें, लेकिन किसी भी वैल्यूएशन के ऊपर खरीदना भी तो सही नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो 30 का है, सेक्टर पी 19 का है, महंगा डेफिनेटली है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको इसके कंपिटिटर से कंपेयर करूं जो कि IRFC एक है 27 का है, अगर आपको IRFC का पी महंगा लग रहा है तो भैया इरडा का तो आपको और महंगा लगना चाहिए। और दूसरी बात, जो और कंपनीज जिनकी सीधी टक्कर है REC के साथ, उसका 10 का पी है, इसका 30 का है। तो डेफिनेटली ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है। और यही वजह है कि मैं इतना देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो, मैंने पहले भी बोला था कि तब तक इरडा में हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक इरडा का जो पी रेशियो है वो IRFC से कम नहीं हो जाता। जिस दिन इरडा का पी रेशियो
IRFC से कम हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि तब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा इरडा में। लेकिन जब तक इरडा IRFC से महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो मैं थोड़ी सी दूरी बनाना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। कंपनी अगर आप देखो तो अच्छी है, देखो रेवेन्यू सही है, 1255 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहे और 335 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी रहा, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। इससे पहले के क्वार्टर में 285 करोड़ था, इससे पहले 295 करोड़ था। तो देखा जाए तो धीरे धीरे इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे और ज़्यादा लोन ये मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट है वो करने का काम करेंगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, देखो गेम यहाँ पर हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग लिस्टिंग के टाइम पर 75% की थी, आज भी उतनी ही है। और लिस्टिंग के टाइम पर यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग 12.52% की थी, लेकिन आज रिटेल वाले ज़्यादा खरीद चुके हैं, यहाँ पर 19% की होल्डिंग उनकी हो चुकी है रिटेल और अदर्स के मिलाकर। जबकि जो इंस्टीट्यूशनल है, जिनकी अच्छी खासी क्वांटिटी थी, उन्होंने भैया अपनी होल्डिंग आधी करी है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनकी तरफ से बिकवाली आई है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि भैया इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जल्दी से बिकवाली कर ले, लेकिन उन्होंने भी देखा कि भैया 32 रुपये का शेयर प्राइस 200 पे चला गया, तो रिटेल वाले खरीदते रह गए, इंस्टीट्यूशन वाले बिकवाली करना शुरू कर दिए। तो ये होता है यहाँ पर। और देखो प्राइस हमेशा मैटर करता है, वैल्यूएशन हमेशा मैटर करता है किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे तो। और इरडा अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन इसका ज़रूर है। और कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, तो जो मैंने आपको पहले भी बोला, मैं अब भी कहूँगा कि जिस दिन इरडा का जो वैल्यूएशन है वो IRFC से कम होगा, उस दिन यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो तब आपकी यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। और जब भी ऐसा होगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो वो भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाल फिलहाल में इरडा को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना खरीदारी को लेकर, कुछ टाइम इसको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार एक डिक्लाइन वाला ग्राफ ज़रूर है। डेफिनेटली पिछले 4-5 दिनों में इसने थोड़ा बहुत कहते हैं कि एक रेंज पे रुकने की कोशिश ज़रूर चल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल भी यहाँ पर गिरावट आई, कल भी देखो इससे पहले गिर कर 127 पे गया था, फिर 132 पे चला गया, तेज़ी आ गई, वापस गिरकर 128 पर आ गया, वापस तेज़ी दिखा गया 133 पे गया, वापस आज गिरकर ये 129 पर आया हुआ है। अगर कल भी गिरावट दिखाकर ये 127 रुपये का 125 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो और फर्दर डिक्लाइन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेस जब तक नहीं बनता है, तमाशा देखो, बेस बनने के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन जो है वो IRFC से कम होना ज़रूरी है इसका। ये मेरा मानना है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।